बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग अपनी पिछली क्लास के आगे आज पढ़ेंगे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी क्या कमियां थी और क्या उसमें अस्पष्टता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारतीय संविधान जब बनाया गया तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि लंबे समय तक ये संविधान बना रहे और बिना किसी असंतोष के समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किया जा सके। इसके लिए इसमें विभिन्न विधियों को काम में लिया गया। जैसा कि हमने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था कि भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था का निर्माण करता है और संघीय व्यवस्था में संविधान का लिखित और कठोर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्योंकि भारत एक विशाल राज्य है भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो उसके लिए उसको एक सूत्र में बांधे रखना भी जरूरी है। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता को अपनाया गया। जब संविधान संशोधन की बात आई कि हमें अपने संविधान को समयानुकूल बनाए रखना है, तो उस समय भी अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई जिससे संविधान में परिवर्तन एक तरफ तो केवल संसद के द्वारा किया जा सके और दूसरी तरफ संघीय ढांचे को महत्व देने और जो राज्यों की सरकारें हैं उनकी सहमति भी इसमें शामिल हो। इसके लिए ये आवश्यक माना गया कि किसी भी तरह से उनको शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 368 के अनुसार दो विधियां हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी और ये विधियां थी, पहली जिसमें हमने पढ़ा कि संसद के विशिष्ट बहुमत के माध्यम से इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, और दूसरी विधि हमने इसमें पढ़ी थी कि संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा भी स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और विधि हमने पढ़ी थी जो इसलिए थी कि जब भी कभी संविधान में त्वरित परिवर्तन करना हो तो संसद के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सके, लेकिन ये अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं थी। तो इतना कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संशोधन प्रक्रिया की अस्पष्टता के बारे में। ये माना गया कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका को बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रखा गया है और ऐसा प्रतीत होता था कि क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति अनिवार्यता देनी होगी अथवा वो उस पर किसी प्रकार का पुनर्विचार कर सकता है। 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा संशोधन प्रक्रिया की इस अस्पष्टता को दूर किया गया। इस संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से यदि पारित हो जाता है और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देनी होगी। तो इस तरह से संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं वो मात्र एक औपचारिकता है, और यदि संसद ने उसे पारित कर दिया है या फिर संसद के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों ने उसे पारित कर दिया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी अनिवार्य है। ये बात 24वें संवैधानिक संशोधन से स्पष्ट हो गई। जो हमने प्रक्रियाएं पढ़ी, बहुत से विद्वान उसकी आलोचना भी करते हैं, कुछ स्पष्टताओं की तरफ भी इंगित करते हैं, कुछ कमियां भी बताते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहली जो कमी बताई जाती है वो ये है कि हमने पढ़ा था कि कठोरतम स्वरूप अपनाते हुए इसका आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक मानी गई थी, लेकिन राज्य विधानमंडलों से स्वीकृति के लिए किसी समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जो तृतीय वर्ग से संबंधित संविधान संशोधन है उनको जब संसद पारित करके राज्यों के पास भेजती है, तो राज्य विधानमंडल कितने समय में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करके भेजेगा, ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में कई बार राज्य विधानमंडल अनावश्यक रूप से देर करते हैं और जो संशोधन प्रक्रिया है और जो समयानुकूल संशोधन होना है वो होना आसान नहीं हो पाता। दूसरी जो इसकी कमी है वो ये है कि जैसे सामान्य विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उस तरह की कोई प्रक्रिया संशोधन विधेयक पर
मतभेद दूर करने के लिए इसमें नहीं अपनाई गई है। इस स्थिति में मतभेदों को सुलझाने के अभाव में हमने देखा है कि राज्यसभा ने बहुत बार कार्यों में बाधा उत्पन्न की है। जैसा कि 1970 में राज्यसभा ने राजाओं के प्रिवी पर्स उन्मूलन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। इसी तरह से अगस्त 1978 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया था। एक और उदाहरण है जिसमें 1989 में 1989 में राज्यसभा में 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का निर्वाचन होता है और संविधान संशोधन को अंतिम रूप से अस्वीकृत करने की शक्ति उसको प्राप्त है, वैसे ही जैसे कि लोकसभा को प्राप्त है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसे लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे जैसा हमने अभी उदाहरण देखे थे, राज्यसभा ने बहुत बार संविधान संशोधनों को स्वीकृति देने में बाधा उत्पन्न की है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में को हम देखते हैं तो उसमें भी अंतर हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत भी होते हैं। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना और ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में राज्यसभा अपनी इस शक्ति के आधार पर जनता की इच्छाओं या जो जनता बदलाव चाहती है उसको बहुत आसानी से पूरा नहीं हो उसको पूरा करने में बाधक बनती है। तीसरी जो आलोचना इसकी की जाती है या इसकी कमी जो बताई जाती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की, वो है कि राज्य विधानमंडल जो हैं वो संविधान संशोधन में पहल नहीं कर सकते। उन्हें भाग लेने का अधिकार अवश्य है, यानी वो उसमें स्वीकृति जब उनसे मांगी जाती है, आधे राज्य उसमें शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कोई राज्य अपनी तरफ से शुरू कर सके, तो ऐसा कोई उसमें अधिकार उनको नहीं दिया गया। इसके अलावा संविधान संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक नहीं है। ऐसे अनुच्छेद बहुत कम है संख्या में जिनके संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक हो। संविधान का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद को अकेले सौंपी गई है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी केंद्रीय संसद है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है और राज्यों के पास बहुत थोड़े से अधिकार हैं जिनके आधार पर वो संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो संघात्मक भारतीय स्वरूप है शासन व्यवस्था का, एक तरह से उसकी अवहेलना हो रही है और विधानमंडलों को संशोधन में पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता। चौथी जो कमी या आलोचना इसकी की जाती है वो है संविधान संशोधन जितने भी किए जाते हैं उस पर जनमत संग्रह नहीं कराया जाता, यानी जनता से उसके बारे में न तो राय मांगी जाती है और न ही उनके पास उस विधेयक को भेजा जाता है किसी भी प्रकार के मतदान के लिए। केवल जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो संसद के हैं चाहे विधानमंडल के हैं, उन्हीं के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामान्य तौर पर संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे संसद में जो बहुमत प्राप्त दल है और यदि वो बहुमत बहुत ज़्यादा है तो उसी स्थिति में वो दल मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के मामले में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहे। लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था को नहीं किया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, यानी जनता के माध्यम से भी स्वीकृति होनी चाहिए इसका प्रस्ताव था, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। आलोचकों का मानना है कि संवैधानिक संशोधन या संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का अभाव एक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करता है, अनादर करता है, तो दूसरी ओर संसद में बहुमत प्राप्त दल को मनमानी करने का मौका देता है। तो इसी स्थिति में जब जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो
ये कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जो दल बहुमत प्राप्त है, पूर्ण बहुमत प्राप्त है, वो अपने तरीके से इस प्रकार से संशोधन कर ले कि उसके बाद में संविधान में संशोधन करना किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए बहुत आसान हो जाए। इन सारी कमियों के बावजूद भी ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल उचित है, क्योंकि भारतीय संविधान, जैसा अभी भी हमने चर्चा की और हमने अपनी पिछली क्लास में भी बात की थी, कि भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। विश्व के जितने भी संघात्मक संविधान हैं उनकी तुलना में भारत का संविधान लचीला है, लेकिन भारत के संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने संविधान के अन्य उपबंधों की तरह संवैधानिक संशोधन में भी व्यावहारिकता के मार्ग को सैद्धांतिकता के स्थान से ज़्यादा महत्व दिया है। जैसा कि इलेक्ट्रोविच के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन एवं जटिलता की अति से बचा गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हुए 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में 126वां भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। लोकसभा द्वारा इसे पूर्व में ही पारित किया जा चुका था। यह 104वां संशोधन अधिनियम बना। इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि संविधान में जो अस्पष्टताएं दिखाई दे रही थी उनको दूर करने के लिए भी संविधान में संशोधन किया गया। तो वहीं कुछ विद्वानों ने इसकी कमियों को बताने का प्रयास किया। तो जहां भारतीय संविधान संघीय ढांचे में ढला हुआ है, तो वहाँ राज्यों को भी संविधान संशोधन में स्थान दिया गया है, लेकिन ये स्थान उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने जैसी चर्चा की कि राज्य संविधान संशोधन विधेयक को ला नहीं सकते अपनी तरफ से। और इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात इसमें हम लोगों ने देखी कि यदि केंद्र में किसी सरकार के पास में बहुत ज़्यादा बहुमत है और उसके साथ साथ उसी दल की राज्यों में भी सरकारें हैं, तो उस स्थिति में संविधान संशोधन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये भी इसमें हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में मौजूद है, लचीलापन मौजूद है, लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये है कि इसमें जनता को इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया है। जनता के प्रतिनिधि ही मात्र इसके भागीदार हैं, जो हम लोग अपने मताधिकार से प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, सांसद चुन करके भेजते हैं या विधायक चुन करके भेजते हैं, वही इस प्रक्रिया के हिस्से हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अभी तक जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में विस्तार से।